नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज टॉपिक है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य हमने पिछले दिनों में पढ़ा था दिल्ली सल्तनत, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी, सैयद वंश आदि के बारे में पढ़ा। अब आज करेंगे बात मुगल साम्राज्य की। आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य में मुख्य रूप से बात करेंगे बाबर से लेकर औरंगजेब तक। ये शुरू होता है बाबर से, बाबर के बाद आता है अकबर, फिर आता है जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और फिर आता है औरंगजेब। अगर आपको याद नहीं रहे तो याद आप हुमायूं बादशाह, भाजपा नहीं है, यह है बादशाह। बी बाबर, एच हुमायूं, ए अकबर, जे जहांगीर, एस शाहजहां, ए औरंगजेब। ये मुगल कालीन बादशाहों के क्रमानुसार नाम है। तो आज हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। बाबर के शुरुआती जीवन के बारे में बात करें तो उनका संबंध है अफगानिस्तान के फरगना प्रांत से। कहां से है? फरगना प्रांत, अफगानिस्तान। इनका संबंध है फरगना से। कहां पर? ये अफगान में है। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। और इनकी माता थी इनकी कुतुबुल निगार खाना। कुतुबुल निगार खाना ये इनकी माता है। ध्यान में इनके पिता थे वो तैमूर के वंश से थे और मां थी वो चंगेज खान के वंश की थी। मतलब दोनों लोग क्या है, वो व्यक्ति है जिन्होंने अलग अलग देशों को उस समय लूटा था। तो मतलब इसके अंदर भी वो गुण थे, बहादुर था ये। तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। कैसे? कबूतरों को दाना दे रहे थे, अचानक पांव फिसला और छत से गिर गए। उसके पश्चात बाबर फरगना के शासक बनते हैं, लेकिन काबुल के शासक के साथ उनकी दुश्मनी होती है। तो काबुल के राजा और उनके बीच में लगातार युद्ध होते रहते हैं। इस कारण से क्या होता है, बाबर के हाथों फरगना के साथ साथ काबुल भी निकल जाता है। अब बाबर क्या है, बिना किसी राज्य के हो चुका था। उस समय इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश के थे और उस समय दिल्ली के शासक थे। तो इनके चाचा दौलत खान लोधी और आलम खान, इन्होंने बाबर को निमंत्रण दिया कि बाबर दिल्ली पर आक्रमण करे और ये दोनों क्या करेंगे, सहायता करेंगे। बाबर को लगा ये बहुत ही अच्छा मौका है और बाबर इनके बुलाने पर दिल्ली की ओर रुख करता है। और शुरुआत में दौलत खान, आलम खान मानते हैं कि बाबर तो क्या है, लूटने आया है और लूट कर चला जाएगा और दिल्ली हमारी हो जाएगी। परंतु जब बाबर यहाँ पहुंचता है, लगता है कि भारत तो क्या है, राज करने के लिए बना है, ना कि लूटने के लिए। फिर क्या होता है, अब होता है बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से, और था मैदान कौन सा? वो पानीपत का। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसमें क्या हुआ? इसमें बाबर की तोपों वाली मिलिट्री थी और साथ में इस बाबर ने तुलुगुमा प्रणाली से युद्ध किया था। इस कारण क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी मैदान में हार जाता है और उसकी मृत्यु भी वहीं हो जाती है। और इस तरह बाबर का राज है वो दिल्ली में आरंभ होता है।
तो अब यहाँ क्या है, लोधी हार चुका है। एक ध्यान रखना भाई, अपने इतिहास में पानीपत की युद्ध 3 है। ये हमने आज पानीपत का पहला युद्ध पढ़ा है, दूसरा और तीसरा अगली वीडियो में आ जाएगा। तो बढ़े आगे। तो आप जानते हैं जब कोई शासक जीतता है उसके पश्चात ये नहीं है वो शांत से बैठ जाएगा या उसे कोई तंग नहीं करेगा, होगा कुछ और भी। तो नंबर 2, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527। इस युद्ध के बारे में भी अलग अलग विचार हैं। जहां बाबर ने युद्ध करने का कारण बताया है कि सांगा ने पानीपत के युद्ध से पहले उसे वचन दिया था जब बाबर हमला करेगा इब्राहिम पर तो सांगा उसकी हेल्प के लिए आएगा। परंतु बाबर कहता है कि जब मैंने हमला किया था लोधी पर तो सांगा की ओर से मुझे कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। और वहीं सांगा की ओर से इन बातों का खंडन किया जाता है। कारण कुछ भी रहा हो, परंतु इनके बीच में युद्ध हुआ है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। 1527 सांगा वर्सेस बाबर। एक बात ध्यान रखिए, इससे पहले सांगा और लोधी के बीच में भी युद्ध हो चुका था, खातौली का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। वही बात करें इस युद्ध की, तो इस युद्ध से पहले सांगा ने एक छोटा युद्ध बोल दीजिए, बयाना के युद्ध में बाबर को हराया था और युद्ध के मैदान की ओर चल रहा था। इस युद्ध से पहले बाबर ने इसको जिहाद का नाम दिया। जिहाद मतलब ये हम मुसलमानों के लिए धर्म का युद्ध है। अगर जीत गए तो हिंदू शासक हमारे अधीन हो जाएंगे, हार गए तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। वहीं बाबर के धर्मगुरु ने कहा था कि इस युद्ध में बाबर की हार होगी। इस युद्ध से पहले सांगा ने पाती पर्वण की प्रणाली अपनाई थी। पाती पर्वण क्या होता है कि राजस्थान के सभी राजाओं को युद्ध में भाग लेने के लिए बुलाया था और सभी राजाओं की ओर से, चाहे बीकानेर हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे सिरोही हो, कहीं से भी हो, सभी राजाओं ने अपनी ओर से इस युद्ध में अपने पुत्रों को या स्वयं में इसमें भाग लेने आए थे। और वह क्या, इस युद्ध में बाबर की ओर से इतनी बढ़िया तरीके से सेना को तैयार किया गया था कि सांगा उसकी चाल को समझ नहीं पाया और सांगा युद्ध घायल हो गया। घायल सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर लाया गया और उसे युद्ध से मैदान से बाहर ले चले गए। लेकिन जब सांगा होश आया तो उसने बोला कि मैं बाबर से बदला लिए बिना खाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। तब सांगा के सरदारों ने सांगा को विष देकर उसकी हत्या की थी। इस तरह सांगा की मृत्यु हो जाती है और खान में क्या होता है, बाबर जीत जाता है। तो यहां बाबर जीत चुका है। थर्ड है चंदेरी का युद्ध 1528। ये हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में। सांगा की हार के पश्चात सांगा के एक सामंत मेदिनी राय, इसने भी बाबर के सामने लड़ने का प्रयास किया था। परंतु आपको सोचिए, जब इतनी बड़ी सेना लेकर सांगा इससे जीत नहीं पाया तो भला मेदिनी राय किस तरह जीतेगा। और वह यही मेदिनी राय युद्ध में परास्त हो गया और वो भी मारा गया। इसके अलावा नंबर 4 है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो अफगान से बचे हुए उन अफगानों ने दोबारा से अपनी मिलिट्री को इकट्ठा किया और मैदान की ओर आ गए। लेकिन हुआ क्या, इसमें क्या अफगानों की हार हो गई। अगर आपको 4 कंटिन्यू याद नहीं हो, इसके लिए भी आप एक ट्रिक याद रखिए। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गए। पानी पिए कब, 1526। खाना खाया कब, 1527। चाय कब, 1528। घर गया 1529। पानी पिया मतलब पानी पत, खाना खाया मतलब खानवा, चाय भी मतलब चंदेरी, घर गया मतलब घाघरा का युद्ध। तो
इस तरह आप इनको याद कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब बढ़ते आगे और बात करते हैं बाबर के जीवन की ओर। बाबर के 4 पुत्रों की बात होती है कि बाबर के 4 पुत्र भी थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं को अपने 4 पुत्रों से बड़ा प्रेम था और हुमायूं कहा था, जब हुमायूं बीमार हो चुका था तो बाबर ने कहा था अगर अल्लाह इसकी जान बख्श दे तो मेरी जान ले लेंगे। और कुछ समय बाद क्या हुआ, हुमायूं सही हो गया। तो मरने से पूर्व बाबर ने कहा था कि हुमायूं तू क्या सबसे बड़ा है और तुम अपने भाइयों का ध्यान रखना और तुम कामरान, अस्करी और हिंदाल के जीवन के बारे में जो फैसले हो तू लेना, क्योंकि तू क्या है सबसे बड़ा है। इसने अपने पिता से वादा कर लिया और उसने वादा निभाया था, क्योंकि बाबर के मरने के पश्चात उसने अपने तीनों भाइयों को अलग अलग हिस्सों के राज्य सौंप दिए थे। अब आती है बात कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी और उसकी इच्छा के अनुसार पहले उसे दिल्ली में दफनाया गया, बाद में उसकी इच्छा अनुसार अफगानिस्तान में दफना दिया गया। अब आती बात बाबर की पुस्तक की कि बाबर के जीवन के बारे में इतनी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो पुस्तक कौन सी है, बाबर नामा। इसे तुजुके बाबरी भी कहते हैं, तुजुके बाबरी भी कहते हैं। ये तुर्की भाषा में लिखी हुई आत्मकथा है। ये क्या है, आत्मकथा। फिर आप बता रहा हूं मैं, आत्मकथा क्या होती है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जानकारी स्वयं देता है या किसी व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन की बातें खुद ही बताई जाती है, उसे आत्मकथा कहते हैं। बाद में इस किताब को अब्दुल रहीम खान अनवर, कौन, अब्दुल रहीम खान खाना, इसके द्वारा इस पुस्तक को फारसी भाषा में चेंज किया गया, इसे फारसी भाषा में दोबारा से कन्वर्ट किया गया। इस तरह से हमें बाबर के जीवन की जानकारी मिलती है। तो आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। उससे पहले आपसे कुछ सवाल कर लूं मैं कि पहला है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किसे माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूं के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्धों के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, कि महाराणा सांगा का संबंध किस राज्य के साथ में था। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर के 4 पुत्रों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर की आप समाधि बोल दीजिए, कब्र बोल दीजिए कि बाबर की कब्र अंत में कहाँ बनाई गई। लास्ट और 5 क्वेश्चन कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो इन सभी सवालों का जवाब आप कमेंट में देंगे। सभी सवालों का जवाब सही देने वाले के नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आई होप, और अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि कमेंट के द्वारा ही आप इस वीडियो को सुधार सकते हैं। धन्यवाद।